सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल के हाल है कैसा काय और मैं रजत गावड़े आपका स्वागत करता हूँ आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन की एक और नई वीडियो के अंदर कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देख रहा हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज देखने हमने इंपॉर्टेंस देखी हमने प्रॉब्लम देख ली। अब हमने देखा जाए तो हमने इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट था वो तो कवर कर लिया, बट इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी हैं जो इस चैप्टर के अंदर 1 मार्क के अंदर आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं या उनके ऊपर 3 मार्क्स के अंदर भी आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो अभी तक हमने 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन तो कर लिए हैं, लेकिन अब बारी है हमारी 3-3 मार्क्स और 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन करने की, क्योंकि हमारा टारगेट टारगेट है 100 और 100। अगर हमें 100 में से 100 लेने तो हमें 1-1 मार्क्स वालों को भी नहीं छोड़ना, ना 3-3 मार्क्स वालों को छोड़ना है। और ये जो अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, यार ये बेस्ट फिट होते हैं 1-1 मार्क्स वाले में, 3-3 मार्क्स वाले में। तो अब अच्छे से सुनना, क्योंकि इस बार मैंने हमेशा कहता हूं अपनी हर वीडियो में सीबीएसई ने कहा है कंसेप्चुअल थिंकिंग और व्यू पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे व्यू पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स या कंसेप्चुअल थिंकिंग दोनों ही अप्लाई होते हैं। और एमसीक्यूज के अंदर यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से सुनना और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट मत होने देना मन के अंदर। वैसे मैं होने नहीं दूंगा, गारंटी देता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे आ चुकी होगी, ओके, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कोई भी डाउट है या कमेंट्स के अंदर अपना मैसेज अपना डाउट लिख दो, मैं गारंटी देता हूँ मैं तुम लोगों को 100% तुम्हारा डाउट सॉल्व करके दूंगा। तो शुरू करते हैं अब हम। तो अब हमारे पास है रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स अब हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है ना, दो बड़े बड़े बैंक्स ने हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्ट की थी कि, और वो रिपोर्ट्स का मेन मोटिव क्या था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया गया था। अब वो रिपोर्ट्स क्या है वो जानते हैं हम। तो सबसे पहली रिपोर्ट दी थी ड्यूच बैंक ने। ये एक जर्मन बैंक है, जैसा आप देख सकते हैं। हमारे इस बैंक ने अब हमें क्या कहा, इट स्टेट्स इन इट्स रिपोर्ट। अब इनकी रिपोर्ट का आप देखो 1 मार्क्स के अंदर बहुत बार आ सकता है कि डॉइच बैंक की जो रिपोर्ट थी उसका नाम क्या था, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, मेरे नोट्स है ना, आप जिनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी से, वहां पे मैंने नोट्स किए हैं, वहां पे आप ग्लोबल ग्रोथ सेंटर ये 1-1 मार्क्स के अंदर आ सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि बॉस जो ड्यूच बैंक है उसकी रिपोर्ट कौन से उनकी कौन सी रिपोर्ट के अंदर निकली थी, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, वो है ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। अब ग्लोबल ग्रोथ सेंटर उनकी रिपोर्ट का नाम था, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा क्या, इन इट्स रिपोर्ट ग्लोबल ग्रोथ सेंटर दैट इंडिया, कि हमारा देश इंडिया विल एमर्ज एज वन ऑफ द मेजर ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स बाय द ईयर 2020। तो ये रिपोर्ट बहुत पुरानी है वैसे। ऐसे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया एक मेजर ग्रोथ सेंटर बनेगा बाय द ईयर 2020 तक। इसके बाद वो क्या कहते थे, इट आल्सो स्टेटेड ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टुडेस इकोनॉमी। उन्होंने ये भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि आज की इकोनॉमी जो में देखा जाए तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर किसी, मैंने पहले अपनी इंट्रोडक्टरी लाइन में भी कहा था कि एक नेशन की जो वेल्थ है ना, ना ही उनके लैंड के अंदर, ना वाटर, ना फॉरेस्ट, ना माइंस, ना ही उनके पैसों के अंदर, उनकी सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए उनकी एक्चुअल नेशन की वेल्थ किसमें है, उनके हेल्दी एजुकेटेड और अच्छे से काम करने वाले मैन विमेन एंड चिल्ड्रन के अंदर। जो एजुकेटेड है हेल्दी उनके अंदर ही है। ह्यूमन कैपिटल इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन टुडेस इकोनॉमी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल इज क्रूशियल फॉर अचीविंग इंक्रीज इन जीडीपी। अगर एक पर्सन एजुकेटेड है, एक पर्सन हेल्दी है, वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा अपनी सर्विसेज के अंदर, अपना 110% दे पाएगा। और जब वो अपना 110% देगा, इससे क्या होगी, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। तो हमारी इंक्रीज इन जीडीपी के लिए हमें चाहिए ह्यूमन कैपिटल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Between 2005 a most important point आपको guys इधर की स्टार पॉइंट मार्क कर लेना। इनका एक दावा भी था कि 2005 से 2020 तक 40% राइज, 40% राइज देखा जाएगा। किसके अंदर देखा जाएगा, 40% राइज देखा जाएगा। किसके अंदर देखा जाएगा, राइज इन द एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड। कि एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन मतलब कि पहले अगर मान लो कि कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग से लेके 5th क्लास तक पढ़ता है, या फिर मतलब काफी ऐसे भी होते हैं 8th क्लास तक ही अपने एजुकेशन को, उसके बाद वो छोड़ देते हैं फैमिली प्रेशर इन सब की वजह से। इन वैसे ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये भी एक अच्छा व्यू पॉइंट बनाते हैं। और ये जो पॉइंट्स है ना, इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा रूरल डेवलपमेंट के अंदर और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, क्योंकि वहां पे दोनों के अंदर बहुत ही अच्छे पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं। और मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मेरा ये चैप्टर सबसे पहले चालू करवाने का मेन मकसद यही है, क्या तुम्हारी कंसेप्चुअल थिंकिंग को अच्छे से फिट कर दूं। तुम अपने ये जो 3 महीने है ना, क्योंकि जुलाई के अंदर तुम्हारे पास आएगा बहुत प्रेशर। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अप्रैल में जून के अंदर अपना टाइम वेस्ट करो। तुम बस ये जो मैं चैप्टर्स करवा रहा हूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग चलो, तुम्हें मैं 4 चैप्टर करवा दूं, तुम्हारी कंसेप्चुअल थिंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए चैप्टर्स के प्रति। अब आ जाते हैं हम टॉपिक के ऊपर। बिटवीन 2005 एंड 2020 40% राइज माना जा रहा है इन द एवरेज ईयर ऑफ
एजुकेशन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड, कि पहले जो बच्चा अगर अपनी स्टार्टिंग से लेकर 5th क्लास तक पढ़ता था, तो ये माना जा रहा है कि अब वो जो बच्चे है ना, वो 5th क्लास से थोड़ा और मतलब वो अपनी जो एवरेज ईयर है ना, जैसे बच्चे या तो 5th तक पढ़ते हैं या 8th तक या फिर 10th तक, उसके बाद वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बहुत सारे ड्रॉप आउट्स की कहानी सुनी होगी आपने, तो वो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब वो ड्रॉप आउट्स के ये कह रहे हैं कि अब ऐसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ के जाते हैं ना, अब उनके अंदर जहाँ पे जो बच्चा अगर 5th क्लास में छोड़ के जा रहा था ना, अब क्या पता वो 8th क्लास में छोड़ के जाए, या फिर मतलब जब वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करे, तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एजुकेशन के अंदर इंक्रीज आएगा। जैसे पहले कोई बच्चा सिर्फ 10 साल पढ़ता था, अब उस बच्चे अब वो जो है 15 साल पढ़ने लग पड़ा, तो इंक्रीज देखा जाएगा यार। ओके, तो ये था आपकी रिपोर्ट ड्यूज बैंक की। मेन मोटिव मैं बता देता हूँ इसका क्या था। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। वापस लिख दो, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। याद रखना गाइस, ये अगर भूल गए ना और अगर आ गया तो याद है, तो 1 नंबर की सीधा चक्की है यहाँ पे। That India will emerge as one of the major global growth center by the year 2020। और इसके एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये वाला कि 2005 से, याद रखना ईयर्स की भी, 2005 से लेके कहां तक, 2020 तक कितना राइज देखा जाएगा, 40% राइज देखा जाएगा। किसके अंदर देखा जाएगा, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग के अंदर देखा जाएगा, ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ये रिपोर्ट थी, इसे अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि 3 मार्क्स के अंदर ये रिपोर्ट और इसकी अगली रिपोर्ट दोनों पूछ ली जाती है कि वो रिपोर्ट थी क्या, इनका मेन मोटिव क्या था। तो अच्छे से दिमाग में रखना कि रिपोर्ट क्या थी, इनका मेन मोटिव क्या था। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली रिपोर्ट है रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। हमारे वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया के ऊपर ऊपर कहा है, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो हमारी दूसरी रिपोर्ट है, सिर्फ 2 ही रिपोर्ट्स है, मैंने पहले भी कहा था सिर्फ 2 ही रिपोर्ट्स है। एक रिपोर्ट दी थी हमारे ड्यूज बैंक ने और दूसरी रिपोर्ट दी हमारे वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा हमने, इन इट्स रिपोर्ट। अब इसकी रिपोर्ट का नाम भी आपको याद होना चाहिए। पहले बताओ, ड्यूज बैंक की रिपोर्ट का क्या नाम था, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। और हमारी जो वर्ल्ड बैंक है उसने किसके ऊपर, उसने क्या रिपोर्ट दी थी हमारे, इसका नाम क्या था, इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी। इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी, इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी, लीवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। ये इसकी नाम था। अच्छे से यार मैं अभी भी कह रहा हूँ, जहां पे भी आप नोट कर रहे हो, अगर आपने नोट्स के प्रिंट आउट नहीं निकलवाए इंस्टाग्राम पे, मैं अभी भी कह रहा हूँ जाओ इन नोट्स के बाहर से। मैं कहता हूँ यार कुछ बाहर नहीं आने वाला। और साथ साथ यहाँ पे आप लिख रहे हो ना, यहाँ पे मेंशन कर दो, यहाँ पे आप जैसे नोट्स लो ना, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया करो कि यहाँ पे ना इस सर ने कहा था कि इसकी रिपोर्ट का नाम याद रखो, 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है और हमें एक भी नंबर नहीं गवाना अपना। तो इन इट्स रिपोर्ट इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लीवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, इसके नाम क्या कहते हैं, इट स्टेट दैट इंडिया विल टेक अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब चेंज करेगा, तो नॉलेज इकोनॉमी, इंडिया अपने आप को चेंज करेगा किसके अंदर, नॉलेज इकोनॉमी के अंदर चेंज करेगा। इफ इंडियन इकोनॉमी यूजेस इट्स नॉलेज इफेक्टिवली। अब यहाँ पे अगर इंडिया जो है, इंडिया आपको पता है नॉलेज का भंडार है, हमारे पास सबसे ज्यादा बढ़िया मतलब रिसोर्सेज देखा जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे बेस्ट रिसोर्सेज पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे ना, तो इंडिया के अंदर ही है। तो वही कह रहे हैं कि अगर इंडियन इकोनॉमी अपनी नॉलेज को यानी कि अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करती है, जैसे कि यूज किया गया था एज यूज बाय आयरलैंड। आयरलैंड ने भी अपनी ह्यूमन कैपिटल जो था उसका इफेक्टिव यूज किया था, बिल्कुल वैसे ही अगर इंडिया भी यूज कर लेता है, तब उसकी जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से मार्क कर लो। दूसरे पॉइंट आपको पता है क्या, आपको ऐसे याद नहीं कर रहा कि मैं लाइन याद रखूं। अब जैसे ड्यूज बैंक रिपोर्ट था, आपको मन में क्या आना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें, अच्छा ग्लोबल ग्रोथ सेंटर इसकी रिपोर्ट का नाम था। इसने कहा था कि 40% एक्सपेक्टेड राइस आएगा इसके अंदर। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको ये पढ़ने की वापस जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में आज ही बैठ जाए कि हाँ अच्छा ड्यूज बैंक, हाँ ठीक है। एक तो इसकी ग्लोबल ग्रोथ सेंटर के अंदर आई थी, उसने कहा था कि इंडिया को ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उन्होंने कहा था कि 40% राइस आएगा। बस इतनी सी बात है यार, इतनी सी बात बस दिमाग में रखनी है। अब रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या कहा था, वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या आएगा, देखो पहली बात तो इन्होंने उनकी रिपोर्ट का नाम था इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लीवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, ये इनकी रिपोर्ट का नाम था। इन्होंने कहा था कि इंडिया को अपनी जो अपने नॉलेज है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है उसे इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। इफेक्टिवली यूज किसकी तरह करना पड़ेगा, जैसे कि आयरलैंड ने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, आयरलैंड की तरह ही इसने करने के लिए कहा था। अब उसका रिजल्ट के बारे में क्या कहते हैं कि उसकी जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो $1000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, $3000। यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना भूल गया, हाँ
$1,000 से $3,000 तक बढ़ जाएगी। देन इट्स पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज फ्रॉम $1,000 इन 2002 टू $3,000 इन 2020। यानी कि वो कह रहे हैं कि 2000, यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं कि 2002 से 2020 तक इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम जो है वो $1,000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, $3,000। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब देखो, अब आपका रिपोर्ट का मेन जो टॉपिक था ना वो यहाँ पे बस एक लास्ट लाइन है, इंडिया नॉलेज, इंडियन इकोनॉमी हैज ऑल द की एलिमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इंडिया की इकोनॉमी के पास सारे की एलिमेंट्स है। अब सारे की एलिमेंट्स क्या है ट्रांजिशन करने के लिए? लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल। क्या इंडिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल है सर, नॉलेज का तो भंडार है इंडिया। वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, क्या बताऊं मैं इस पॉइंट के बारे में। माना जाता है वैसे हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सबसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, पर हर एक चीज की आपको भी पता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी कह सकते हैं, ये हमारे पॉइंट दिया तो हमें भी पता होना चाहिए। वैसे तो हमारी डेमोक्रेसी वेल फंक्शनिंग ही है, काफी जगह लैग करती है क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम लोगों को पता है कि काफी जगह लैग करती है, पर कोई बात नहीं। ओके, डाइवर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, डाइवर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास एकदम पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी इंडिया बहुत ही ग्रो करता है और मेकिंग दीस चेंजेस, क्योंकि हमारे पास सारे की एलिमेंट्स हैं। अब सारे की एलिमेंट्स के अंदर हम क्या क्या कहेंगे, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल है, हमारे पास वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी भी है और हमारे पास एडवर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसी के साथ आपकी ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की बस ये थी। अब आपने देखा यार, मैंने दोनों रिपोर्ट्स करे, दोनों रिपोर्ट्स के अंदर एक चीज आई थी और वो यहाँ पे इसका कंक्लूजन है। These report point out that human capital formation, with the help of human capital formation, India will move its economy into a developed economy। कि इंडिया अपनी इकोनॉमी का डेवलप्ड इकोनॉमी में कर सकता है जब वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रॉपर यूज करे। मैं एक बार वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें हर पॉइंट हर लेक्चर के अंदर की बात कर देता हूँ, देख लो यार, यहाँ पे तुम्हारी राय जरूर पूछी जा सकती है। स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट इस साल सीबीएसई का की हाईलाइटिंग पॉइंट है, स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट जानना चाहती है सीबीएसई और यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन को मिस मत करना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने ये चैप्टर आपके जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर मैंने यही चैप्टर क्यों चूज किया था, अतः इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल थिंकिंग सबसे ज्यादा है। पहले 3 चैप्टर्स में कंसेप्चुअल थिंकिंग इतनी नहीं है क्योंकि उसके अंदर कहानियां ही हैं। उसके अंदर सीधा फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा इंडिया की पहले वाली क्या थी, फिर इंडिया में 1950 से 1990 में जो गड़बड़ हुई थी उसके बाद उन्हीं गड़बड़ों को सुधारने की कहानी है, ये हो चुका है। पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये आज के इंडिया की करेक्ट नाउ की सिचुएशन है और यहाँ पे इंडिया वो सीबीएसई जानना चाहेगा कि आज का यूथ इसके बारे में क्या सोचता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जोड़ के कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से करना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो जो भी मेरे नोट्स हैं यार, उन्हें ऐसे नहीं कि मोबाइल में पढ़े, नहीं, प्रिंट आउट निकलवाओ। मैं यार नोट्स तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ और एक चीज है कि नोट्स के अंदर तुम्हें किसी इस चीज से बाहर जाना ही नहीं है, तुम्हें और कुछ देखना नहीं कि अच्छा यहाँ पे भी नोट्स मिल रहा है वहां पे नहीं, एक चीज के स्टिक करो, मेरे नोट्स लो, वो नोट्स के अंदर सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ, बस तुम्हें वो नोट्स से अच्छे से गो थ्रू करना है। तो ये तो थी आपकी दोनों रिपोर्ट्स। अब इन दोनों रिपोर्ट्स का एक मैं सम अप कर देता हूँ कि इन दोनों रिपोर्ट्स को आपको याद कैसे रखना है। अब ऐसे पूरे पूरे पॉइंट्स तो याद रखने नहीं है, क्या याद रखना है, ऐसे याद रखना है। देखो 2 रिपोर्ट थी हमारे पास। सबसे पहली रिपोर्ट थी ड्यूज बैंक की। ड्यूज बैंक ने सिर्फ 3 बातें कही थी। उसकी रिपोर्ट का नाम क्या था, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। उसने कहा था कि ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के अंदर और 2005 से 2020 तक इंडिया की एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन में 40% का राइज है। बस इतनी सी बात है। वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या कहा था, वर्ल्ड बैंक ने भी चीजें कही थी। सबसे पहली चीज वर्ल्ड बैंक ने कही थी, रिपोर्ट का नाम क्या था इसका, इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लिवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहली बात इसने ये कही थी, इसने कहा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंडिया को प्रॉपर यूज करना चाहिए, जैसा कि किसने किया था, आयरलैंड ने किया था। अगर ये यूज करती है तो क्या होगा, इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है वो $1,000 से $3,000 के अंदर आ जाएगी। $1,000 से $3,000 के अंदर आ जाएगी। 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या कहा था कि इंडिया के पास सारे की एलिमेंट्स है सारी चीजें करने के लिए। अब ये चौथा पॉइंट है और चौथे पॉइंट के अंदर क्या कहते हैं, अब सारे की एलिमेंट्स के क्या इंडिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन है, क्या इंडिया के अंदर वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, मान लो है वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, एडवर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया वो ट्रांजिशन कर सकता है। बस इतनी ही चीज याद रखनी है, बार बार इन नोट से गो थ्रू नहीं करना। बस जैसे मैंने अभी 1 मिनट के अंदर बता देना, आपके दिमाग में भी 1 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करना है ना। कभी बैठो, हाँ अच्छा रिपोर्ट है,
ये दोनों रिपोर्ट कैसे कैसे करना, बस दिमाग के अंदर ही रखना है ये चीजें, ठीक है। आ जाओ अब हमारा अगला टॉपिक आज की वीडियो का, अगला और लास्ट टॉपिक है जो आज की वीडियो का, रेगुलरिटी अथॉरिटी। यार एक मार्क्स के अंदर मैं इससे बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार एक मार्क्स के लिए। रेगुलरिटी अथॉरिटीज क्या होती है हमारी रेगुलरिटी अथॉरिटीज? 4 अथॉरिटीज हैं, इससे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एनसीईआरटी, आपका सिलेबस यहीं से ही है सारा। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके वापस बताओ, नेशनल में साथ साथ बोला करो। ओके अभी आप बैठे हो ना, वीडियो देख रहे हो, साथ साथ बोलो। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या करती है हमारी एनसीईआरटी? इट इज एंगेज्ड इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल। टेक्स्ट मटेरियल आपकी बुक्स, आपके बुक को डिजाइन कौन करती है? एनसीईआरटी तो करती है। अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल 12th क्लास तक की जितनी भी बुक्स है वो सारी की सारी एनसीईआरटी ही उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है, जो भी टेक्स्ट मटेरियल होता है, उसे पब्लिशिंग के कौन करता है? एनसीईआरटी। अगला पॉइंट हमारे पास, तो एनसीईआरटी में क्लियर करता हूं कि एनसीईआरटी आपका हो गया। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये किस चीज के अंदर एंगेज होते हैं? इट इज एंगेज इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल। आपकी जो बुक्स हैं, जो भी आपकी अभी 12th क्लास के अंदर हो गए, तो वैसे तो बाकी काफी अकाउंट्स की तो और इकोनॉमिक्स की तो बाहर वाली, आपकी बिजनेस की बुक है, आपकी मैथ्स की जो बुक है, आपकी इंग्लिश की जो बुक है ना, वो सारी की सारी एनसीईआरटी ही पब्लिश करती है। अगला आता है हमारे पास यूजीसी। यूजीसी को मैं पता क्या करता हूँ, ये दानवीर है, ये मतलब हमारे दानवीर बाबा जी हैं। अब यूजीसी दानवीर बाबा जी क्यों है? क्योंकि यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी के फुल फॉर्म क्या, मेरे साथ ही बोलना आप लोगों को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके दो ही मेन फीचर्स हैं। ओके दो मेन फीचर्स हैं इसके, क्या क्या है देखो। इट इज द प्राइमरी फंडिंग अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन की प्राइमरी फंडिंग है कि भैया आपको यूनिवर्सिटी को सबसे पहले पैसा चाहिए होता है ना, तो यूजीसी के पास ही जाते हैं, यूजीसी उन्हें पैसा देता है। तो ये क्या है? प्राइमरी फंडिंग अथॉरिटी है। इट आल्सो एनफोर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते हैं किसके लिए? हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए। फिर आ जाता है हमारे पास, तो यूजीसी आपका क्लियर है। अगला है आपके पास एआईसीटीई। सर ये क्या चीज है एआईसीटीई? मैं कहता हूं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बेसिकली इंजीनियर से रिलेटेड है ये ओके। एआईसीटीई क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इट एनफोर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन या इंजीनियरिंग एजुकेशन। जो भी इंजीनियर्स होते हैं उन सबके एजुकेशन के प्रति एआईसीटीई होता है। तो हमारे ये भी होगा। अब लास्ट आता है हमारे पास आईसीएमआर। आईसीएमआर का क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ना आप लोग भी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या कहते हैं ये? इट एनफोर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इन हेल्थ सेक्टर, या हेल्थ सेक्टर के अंदर रिलेटेड है। अब सर मोटी मोटी बात बता दो हमें, क्योंकि ये जो डायग्राम्स है ना, देखो ये ना ही 3 नंबर में आएंगे, 3 नंबर में नहीं आते, 4 नंबर में नहीं आते, 6 नंबर में नहीं आते, बची सिर्फ एक ही कैटेगरी इनकी, जो कि है 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क के अंदर आएंगे। अब कैसे याद रखना है वो भी बता देता हूँ। सर 4 है, मैंने कहा ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट मटेरियल बनाती है। यूजीसी सर फंडिंग अथॉरिटी और हायर लेवल एजुकेशन के लिए रूल्स बनाती है। एआईसीटी सर, ये एआईसीटी हायर एजुकेशन, मेनली आप कह सकते हो टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के ऊपर करती है। और जो हमारा है हमारा आईसीएमआर से फोकस करता है हेल्थ के ऊपर। बस इतनी सी दिमाग में बात रखनी है। वापस बता रहा हूँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट मटेरियल के ऊपर, यूजीसी करेगा हमारे फंडिंग अथॉरिटी है ये, और हायर लेवल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। एआईसीटीई है जो एआईसीटीई हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, और आईसीएमआर हमारे हेल्थ के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, इनके फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। ठीक है, फुल फॉर्म्स के ऊपर वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कभी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि अभी भी सीबीएसई के अंदर, सॉरी, क्योंकि अभी भी ये बात कही है कि कंसेप्चुअल थिंकिंग है, तो फिर इनका यूज पता होना ज्यादा जरूरी है इनके फुल फॉर्म से। फुल फॉर्म फिर भी कर लेना, कोई रिस्क नहीं छोड़ना अपनों को, पर मुझे नहीं लगता कि फुल फॉर्म को भी एग्जाम में पूछेंगे कि आईसीएमआर के फुल फॉर्म बता दो, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ना, ये 2000 अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए थे 2022-23 के अंदर पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसके अंदर व्यू पॉइंट स्टूडेंट का साफ साफ पता चलता है, और ये बहुत ही, मैंने इसका आंसर इतना बढ़िया लिखा हुआ है ना, आपको पता चल जाएगा कि एकदम किस तरीके से आपको लिखना है। आपका अगर एज इट इज, मैं कह रहा हूँ, मैंने नोट एज इट इज लिखा होगा ना, एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। अब पहले थोड़ा पिक्चर से समझते हैं कि पिक्चर क्या कहना चाहती है। अब ये देखो, अब ये जो है ना, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अब ये जो बंदा है ना,
और ये जो दो जने हैं, अब ये दो अलग अलग चीज लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्नमेंट है इनके बीच के अंदर। ये जो हाथ है ये किसका हाथ है? ये सरकार का हाथ है। किसका हाथ है? ये सरकार का हाथ है। तो ये हमारी सरकार का हाथ है। अब ये किस तरीके से कह रहे हैं? अब ये जो है ना, ये बंदा ये है मोनोपोलिस्ट। कौन है ये बंदा? मोनोपोलिस्ट। सर ये मोनोपोलिस्ट क्या होता है? ये मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। रेड कलर से लिख देते हैं। ओके, ये बंदा कौन है? मोनोपोलिस्ट। सर ये मोनोपोलिस्ट क्या होता है? जो कि मार्केट के अंदर कब्जा कर चुका है। मार्केट के अंदर कब्जा कर चुका है। ये तो पता है कि यार मैं ही हूँ मार्केट के अंदर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्केट के अंदर कब्जा, जैसे एक टाइम के अंदर नोकिया ने कर रखा था मार्केट के अंदर कब्जा, तो मार्केट क्या था? पूरा नोकिया के अंदर था। वैसे यही मोनोपोलिस्ट है जिन्हें पता है। जैसे अगर मैं बात करूं गैस सिलेंडर्स कंपनीज की या ऐसी कुछ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज की, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो बेसिक, तो ये कौन है? ये मोनोपोलिस्ट है। मोनोपोलिस्ट यानी कि भैया हम ही इस जंगल के अकेले राजा, इस जंगल में और कोई राजा ही नहीं है। ये कौन है? आम जनता है। ये कौन है? आम जनता, या इसे मैं कहूं जनरल पब्लिक। क्या है ये? जनरल पब्लिक। ये हमारी आम जनता, जनरल पब्लिक। अब मोनोपोलिस्ट को पता है कि यार मैं इस जंगल के अंदर, जंगल यानी कि ये जो इलाका है इसके अंदर मैं अकेला ही राजा हूँ, तो मैं क्या प्राइस अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लूंगा। मैं अपने आप, अगर मुझे पता है कि जैसे जैसे कि अगर मेरी कोई, मान लो मैं ही हूँ, मेरी एक गैस सिलेंडर्स की कंपनी है, ठीक है, ठीक है, मेरी क्या है? एक गैस सिलेंडर्स की कंपनी, और मेरे इलाके के अंदर और कोई नहीं है जिसके पास ऐसी कंपनी है, मतलब और कोई मेरे अलावा सप्लाई नहीं करता। मैंने मेरे गैस सिलेंडर्स के जो ऐसे जो कंटेनर्स हैं, ऐसे ही होते हैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी बुरी है। हमारे जो गैस सिलेंडर्स के कंटेनर्स है ना, मैंने इनकी कीमत रख दी 10,000 रुपए एक के। क्यों? और कोई कंपटीशन नहीं है। तो अब कुछ रिच क्लास पीपल है। देखो हमेशा सोसाइटी तीन पार्ट के अंदर होती है, एक होता है रिच पीपल, एक होता है मिडिल क्लास, और एक होता है पुअर पीपल। एक होते हैं पुअर पीपल। तो ये तीन जने हैं। अब मैंने मेरा प्राइस 10,000 रख लिया। रिच पीपल को कोई दिक्कत नहीं है कि वो कह देंगे ठीक है सरकार, आपने 10,000 दिया, हम 10,000 देंगे, बहुत पैसा हमारे पास, अंबानियों के औलाद है। ठीक है, अगले हमारे पास मिडिल। अब मिडिल क्लास फैमिली कहीं ना कहीं जुगाड़ तुगाड़ करके अपने बच्चे, बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अरेंज कर लेंगे। लेकिन हमारी जो तीसरी कैटेगरी है ना, इनकी तो महीने की सैलरी नहीं होती, काफी होती है इतनी, महीने की सैलरी से 10,000 नहीं होती। आपको चलो एक फैक्ट की बात बताता हूँ। इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर अंदर एक बंदा गरीब कब कहलाता है? जब उसकी पर कैपिटा इनकम एक सर्टेन लेवल से कम हो। इंडिया की पर कैपिटा इनकम पता है कितनी है? 96,000। महीने का नहीं कह रहा, साल का कह रहा हूँ। 96,000 गाइस, ये वैसे फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 96,000। ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर एवरेजली एक बंदा इतना कमाता है, इससे इतना कमाएगा ना, तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। 96,000 को 12 से डिवाइड करोगे कितना बनता है? 8,000 गाइस। यानी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा गरीब है जो 8,000 रुपए कमाता है, तो आप कहोगे भैया आप गरीब नहीं हो, आप मिडिल क्लास वेल टू डू हो, बहुत बढ़िया हो। सिर्फ 8,000 रुपए, देख लो इंडिया की हालत। और अगर मैं जेनुअनली कहूँ ना, इसके अंदर से अगर हम अंबानी, टाटा वाटा, ऐसे 2-3-50 टॉप 50 को भी हटा देना, तो ये बस ना बोलूं तो ज्यादा सही है। हमें हमारे देश की कंडीशन भी पता होनी चाहिए। आपको के साथ 10,000 है, वैसे कंसेप्चुअल पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आज इंडिया की क्या है, क्या पर कैपिटा इनकम, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब जैसे इन्होंने 10,000 रख दिया, क्या अब ये पुअर लोग, अब ये गरीब लोग जो हैं, जो कि परसेंटेज में सबसे ज्यादा है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। ओके, अगर इसे मैं कंपैरिजन भी करूंगा ना आपको, इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला, तो चैप्टर उसके अंदर आप देखोगे कि जो परसेंटेज है ना पुअर पीपल की, वो भले ही वैरी करेगी, पर नंबर ऑफ पुअर पीपल है ना, वो मैक्सिमम है इंडिया के अंदर, मैक्सिमम। ओके, अब जो ये गरीब लोग हैं, क्या ये 10,000 रुपए दे पाएंगे? क्योंकि जो सैलरी हमारे इंडिया कहते हैं कि 8,000 से ऊपर होना, तो अब मिडिल क्लास वेल टू डू हो, तो वो क्या है? क्या 8,000 कमाने वाला बंदा ये 10,000 रुपए ले पाएगा? नहीं ले पाएगा सर। उसके लिए तो बहुत बड़ी तकलीफ है कि यार वो क्या करेगा, 2,000 रुपए भी उसे उधार के लाने पड़ेंगे। ये गैस सिलेंडर जो करीबन महीना भर ही चलेगा, उसे महीने के लिए 10,000 रुपए का सिर्फ एक गैस सिलेंडर लेना है, तो क्या उसके लिए हार्डशिप है? बहुत बड़ी हार्डशिप है। तो इस केस के अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट आ जाती है बीच में। गवर्नमेंट कहती है भाई साहब को, भाई रुको, ऐसे नहीं करने देंगे, आप मोनोपोलिस्ट हो। तो क्या हो गया, हम अब ये जो गैस सिलेंडर है ना, एक टाइम था जब स्टार्टिंग का पीरियड था ना, तब आपकी जनरली आपके गैस सिलेंडर जो थे ना, वो बहुत महंगे बिकते थे। अब तो बहुत कम हो गया। अब तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन से आपका गैस सिलेंडर कितने का, मतलब 1,000 या 1,000, 1,100, 1,200, मैक्स 1,500, इससे ऊपर नहीं जाता। ऐसा
तुम सोचो एक टाइम ऐसा भी था बहुत साल पहले जब मनी की वैल्यू ज्यादा थी, अब तो चलो मनी जो है वो डेप्रिसिएट होती है टाइम के अकॉर्डिंग। और अब देखो जैसे आप ये जो लाइन बोली है मैंने, मनी डेप्रिसिएट होती है टाइम के अकॉर्डिंग, इसका भी मैं मतलब समझाता हूँ आपको। आपकी नॉलेज है ना वो अच्छी होनी चाहिए। मान लो एक एक वीडियो भी आई थी यार सत्यम विजयते की, आमिर खान की, वो बड़ी अच्छी, आपको भी देख लेना यूट्यूब पे। वो कहते हैं कि अगर 2008 में किसी बंदे के बैंक अकाउंट के अंदर अगर 8 से 10 हजार रुपए होते थे तो वो वेल टू डू था। अब उस बंदे ने अपने बैंक के अंदर इतने पैसे रखे, ठीक है, आज आ गया 2018, 10 साल बीते, उसके बैंक अकाउंट में आज भी 8 हजार रुपए ही है। आज के 8 हजार रुपए की इतनी वैल्यू जितनी उस टाइम पे होती थी नहीं होती थी। तो मनी डेप्रिसिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए स्टॉक मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आपको काफी बार अगर फ्री टाइम मिले ना तो ये रील्स वगैरह इन इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने नोट्स डाउनलोड करने के लिए नहीं, पर अगर जो आप इंस्टाग्राम पे टाइम पास करो, जो ये रील्स देखते हो ना यार, इससे थोड़ा बचना प्लीज, तुम्हारे बड़े भाई की रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा ये इन सारी चीजों से बचो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचो। अपना जो टाइम है ना वो बहुत प्रीशियस टाइम है, तुम्हारे माँ बाप सच्ची में बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ाते हैं, थोड़ा सा उनके लिए करो, अपनी नॉलेज को ना यहाँ पे यूटिलाइज करो। चलो ठीक है, ये तो चलो मैंने बताया तुम लोगों को, अब तुम इसके बारे में और रिसर्च करना कि भैया ने बताया था कि मनी डेप्रिसिएट होते पैसेज ऑफ टाइम के साथ, तो इसे कैसे सुधारे, ये सारी चीजें सीखना जरूर गाइस। ओके, मैं वापस आता हूँ टॉपिक के ऊपर। अभी हमारी सरकार थी, ठीक है, अब सरकार आके कहती है भैया रुको, ऐसे नहीं करने देंगे हम लोग, हमारे यार हम लोगों को रिच लोग भी, मिडिल क्लास भी, पुअर भी, और एक्चुअल में कारण ये है कि पुअर लोगों से इन्हें वोट आता है सबसे ज्यादा। रियलिटी ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की, सबसे ज्यादा वोट ही गरीब लोग करते हैं। आप लोगों ने एक मूवी, वापस मैं कहता हूँ, भूतनाथ रिटर्न देखी होगी, तो देखा होगा किन किन तरीके से ऐसे काम चलते हैं। तो पुअर पीपल इनका मेन टारगेट होता है, और पुअर लोग ही अगर उनकी स्पीकरों को वो ढंग से ध्यान नहीं रखेंगे, वोट कहां से आएंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो कहने की बात होती है कि सरकार, एक्चुअल के अंदर तो बात यही है कि सरकार को अपनी अपने उन्हें वैसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर सरकार फिर भी इंटरवेंशन करती है ताकि पुअर लोग जो उनसे वोट है ना मिल जाए। एग्जाम में मत लिखा ना कि यहाँ से कोई मोदी सपोर्टर, ऐसे मोदी नहीं, मतलब कोई भी बीजेपी कांग्रेस का सपोर्टर हो वो कहता है कि भैया ये तो बात गलत कर दी आपने, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है कि भैया रुको, आप ऐसे 10 हजार कैसे चार्ज कर रहे हो, ये बंदा अगर इतनी कमाई नहीं है इसकी तो कैसे। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है कि देखो आप अपना जो प्राइस है ना वो आपको अपना फिक्स ही रखो, ठीक है, जो आपको जैसे लेना है वैसे लो। हम जो बच्चे हम आप इसे एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर मार्केट में सेल करो। जितनी भी अमाउंट पेंडिंग है, जैसे अगर ये मान लेते हैं 10 हजार, वैसे होता नहीं है, 10 हजार है, ठीक है, और वो कहते हैं कि आप इसे ना मार्केट के अंदर ना 2500 रुपए के अंदर बेचो, 2500 रुपए के अंदर बेचो, सॉरी, अब इनके कहता 2500 रुपए के अंदर बेचो। ये मोनोपोलिस्ट क्या है भाई साहब, मेरे 7500 सरकार गई, बैठे अपने, बैठे हो मैं यहाँ पे आराम से, कोई चिंता नहीं, मेरी जेब से देंगे। तो यही है। तो अब आपकी जो आज आपको पता चला आपकी जो गैस सिलेंडर थे ना, इनके प्राइसेस आज 1100-1200 और की एक टाइम था जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था, तब ये प्राइसेस एक टाइम जब पे मनी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, ये 2000 मतलब मान लो अप्रोक्सीमेटली 2000 अर्ली 2000 या फिर इसके आसपास ही मान लो, उस टाइम पे आपको अगर बताऊं गैस सिलेंडर्स के जो प्राइस थे ऐसे वो बहुत ज्यादा होते थे, मतलब हजारों में जाते थे उस टाइम पे। अब समझ लो, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं हमारे लिए लाइफ आसान कर देता है। ओके, तो ये आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपको ओवरऑल समझ में आ चुका होगा कि मोनोपोलिस्ट और इन दोनों के बीच में एक तरीके से बता देते हैं कि भैया तुम रुको, तुम लोगों को सही कीमत के अंदर मैं दूंगा, सरकार कहती है मैं दूंगा तुम लोगों को सही कीमत में सर्विसेज, और तेरा भी नुकसान नहीं होने दूंगा, तेरा जितना नुकसान होगा वो मेरी जेब से जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अब आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा, आगे सिर्फ इसके पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ इज ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं। अब इंपॉर्टेंस के क्यों होते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज एक्सपेंडिचर यील्ड्स पॉजिटिव रिजल्ट। अब ये रिजल्ट अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको भी पता है सर, एजुकेशन और हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका रिजल्ट आना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। So to ensure favorable result, government intervention is important, ताकि favorable results आ सके, ताकि जो आपने एक्सपेक्ट किया वो आपको मिल सके, उस चीज के लिए गवर्नमेंट कहती है भैया मैं आऊंगी चेक करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं हम इसमें, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको ये पॉइंट जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पूरा ही लिखोगे, नीचे एग्जांपल भी है इसका, पूरा लिखना है, और ये फर्स्ट लाइन तो आपको लिखनी है, आपको ये जो पॉइंट्स है ना इनको 110% लिखना है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स हैं इनसे, और अगर लिखते हो ना बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। क्या क्या है ये पॉइंट्स,
द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर जाते हैं ना, बहुत लंबा इम्पैक्ट करते हैं। यार आपने बचपन के अंदर जब प्री नर्सरी के अंदर थे या फिर नर्सरी में थे, आपने एबीसीडी सीखी थी, आज भूल थोड़ी ना गए, आज भी याद है ना। आपने हमने 1 2 3 4 5 6 7 आपने काउंटिंग सीखी थी, उन्हें वर्ड में लिखना सीखा था, आज भूल थोड़ी ना गए। तो क्या इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ है? आपने बचपन के अंदर आपको बहुत सारी ड्रॉप्स होती हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप होगी और भी ड्रॉप्स है, वो आपने ली थी, ये थी उनका, आप उस वजह से आज भी आपकी हेल्थ जो है इन सारे डिजीजेस से फ्री है ना। तो मैं क्या ये चीज कह सकता हूँ कि जो एक्सपेंडिचर होता है इनका, ये बहुत लंबा इम्पैक्ट करता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? एंड कैन नॉट बी रिवर्स इजीली, और ये आसानी से बदले नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने कान पर एकदम खोल के रख सुनना एकदम। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज एडमिटेड इन अ स्कूल और अ हॉस्पिटल, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो किसी स्कूल में चला गया, या फिर बेसिकली मैं हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बच्चा था, उसे कोई डिजीज थी, ठीक है, मान लेते हैं कि उसे कैंसर था, वो एक हॉस्पिटल में गया, ठीक है, एंड द रिक्वायर्ड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड या अवेलेबल। और बच्चे को जो कैंसर का इलाज था, उसके लिए जो जो उसे मशीनरी या जो जो भी उसे इक्विपमेंट चाहिए थे, वो वहां पे उस हॉस्पिटल में नहीं थे, ठीक है। देन एडुकेट अमाउंट ऑफ डैमेज वुड हैव बीन डन, बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर डैमेज हो चुका होगा, किसके साथ? उस बच्चे के साथ। क्योंकि टाइम पीरियड जो है, जो उसने वहां पे टाइम पीरियड वेस्ट किया, या जहां पे उसे गलत मेडिकेशन मिली, उससे उसकी हेल्थ और बिगड़ी होगी। अगर आपको मेडिकेशन गलत ही दी जा रही है, तो उसके आपसे आपकी हेल्थ क्या होगी? डेप्रिसिएट होगी, या फिर खराब होगी आपकी हेल्थ। The adequate amount of damage would have been done before the child is shifted to another institution। जब तक उसके माँ बाप रियलाइज करेंगे कि बच्चे की हालत यहाँ पे और बिगड़ती जा रही है, तब तक बहुत ही बड़ा डैमेज उस बच्चे को हो चुका होगा। हाँ, तो अब दूसरा जो पॉइंट है ना, अब दूसरा और तीसरा पॉइंट है ना, बड़े मुझे फेवरेट लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी है यार। इंडियन इकोनॉमी के ना, ये जो चैप्टर्स है ना, ये रियल लाइफ की रियलिटी है। इसे मैं फिल्मों से बड़ा रिलेट करके कहता हूँ। Individual consumer do not have proper information about the quality of the services and their cost। बेसिकली हॉस्पिटल्स के अंदर देखा ही देखा जाता है यार, ये हमेशा हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे देखा जाता है। हम छोटी सी सर्विसेज के लिए जाते हैं, क्यों? उस टाइम हमारे क्या होता है, जैसे वो अभी क्या नाम लेते हैं, जैसे कोई एक बच्चा है, तो उसके पेरेंट्स, अगर उस बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, पेरेंट्स क्या देखेंगे? या मेरा जो भी पास से पास हॉस्पिटल है, मैं उस बच्चे को वहां पे लेके चला जाऊं और उसका इलाज करा दूं, ये देखेंगे सारे पेरेंट्स। तो वो बच्चे को वहां पे एडमिट करवा देते हैं। उस टाइम उन्हें नहीं पता कि उसको उस हॉस्पिटल की फीस क्या है। ध्यान से सुनना, उन्हें नहीं पता यार ये हॉस्पिटल कितना पैसे लेगा, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें क्या है, उस टाइम उनकी प्रायोरिटी होती है मेरा बच्चा ठीक हो जाए। अपने बच्चे को वहां पर हॉस्पिटल में करते हैं, वो कहते हैं ये दवाइयां लेके आओ, ये डॉक्टर को बुलाना है, इस डॉक्टर की फलाना फीस है, वो भरो। आप भरते जाते हो। तो वो डॉक्टर जब एडमिट वो बाहर आता है, तब उस आप हॉस्पिटल का बिल देखते हो, हॉस्पिटल का बिल इतना ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है। अभी ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि हम लोगों को उस टाइम पे क्या, उस टाइम तो हमें अपना बच्चा देख रहे होते हैं कि यार बच्चे की हेल्थ मुझे सही करनी है किसी भी तरीके से, मेरा बच्चे का ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे यही हॉस्पिटल वाले बहुत फायदा उठा लेते हैं। हॉस्पिटल वालों को पता है कि अभी इस टाइम पे माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं कि वो देखेंगे कि हाँ भाई इतना ज्यादा बिल कैसे होगा, और जहाँ वहां पे बार्गेनिंग चलती है, भाई थोड़ा कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो देखेगा कि अब उस टाइम उससे क्या होगा कि भाई मेरा बच्चा हो जाए, पैसे जाए भाड़े में, उसके लिए क्या होगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वही सेम चीज है कि उस टाइम पे ये हॉस्पिटल वाले इस चीज का गलत फायदा उठा लेते हैं, और वो कह देते हैं कि माँ बाप को तो अपने बच्चे की हेल्थ चाहिए, और वो उस केस के अंदर क्या करेंगे, वो इस सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे कि भैया पैसे वैसे गए, और लास्ट के अंदर उनका बिल आएगा एकदम लाखों के अंदर। छोटी सी बीमारी का भी बिल लाखों के अंदर चला जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि जो हम आम जनता है, और खासकर जो गरीब जनता है, वो तो सोचेगा अच्छा बच्चे की तबीयत खराब हो गई यार, बच्चे को लेके जाओ। वो गया वहां पे, अब बच्चे को कोई बीमारी थी, उन्होंने ठीक कर दी। अब वो कह रहे हैं कि भैया इसके इलाज के लेना, इसके इलाज का टोटल बिल 1.5 लाख रुपए। और गरीब वैसे आधा परेशान, यार 1.5 लाख रुपए लगे एक बार बच्चे की हेल्थ को सही करने के अंदर। तो आपको ये चीजें देखनी है, एक नहीं है तो क्यों? अब आपका व्यू पॉइंट इस पे ऊपर एक्सप्रेस करो, आप भी अपने है ना व्यूज जो भी है ना कमेंट के अंदर लिखो, अभी लिखो, अभी वीडियो को पॉज करो, सोचो इसके बारे में 2 मिनट सोचो। क्योंकि अगर आपने अभी नहीं सोचा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, नहीं सोचा ना, तो एग्जाम के अंदर सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, 3 ही घंटे हैं। और इस साल मैं अभी भी कह रहा हूँ, कंसेप्चुअल थिंकिंग मतलब सीबीएसई क्वेश्चन घुमा के ही देगी। ध्यान रखना इस चीज का, सीबीएसई क्वेश्चन घुमाएगी, और उस आपको घूमना नहीं है उसके अंदर। आप अभी अपना व्यू पॉइंट लिखो कि इसके ऊपर मेरी क्या सोच है, ठीक है। ये तो आपका दूसरा पॉइंट लगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपको? The provider of education and healthcare facility may acquire monopoly।
एंड चेंज एंड चार्ज अननेसेसरीली। ये हेल्थ और एजुकेशन वाले नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर मैं मोनोपोली के लिए आ जाती है मेरे पास, अगर मैं ही अकेला यहाँ पे राजा हूँ तो मैं चार्ज अननेसेसरी कर सकता हूँ। जैसे मेरा कल एक स्टूडेंट था, हम एक चैप्टर कर रहे थे, तो उसके अंदर उसने मुझसे कहा था कि सर मैं एक बार एक जगह ट्रिप पे गया था। मैंने कहा ठीक है। वो कहता है कि सर मैं जब ट्रिप पे गया ना, वो कहीं पहाड़ी वाड़ी वाली साइड गए थे, तो वो कहते हैं कि सर मैं ट्रिप पे गया तो फिर मैं वहां पे ना एक दुकान थी, वहां पे अकेले एक दुकान थी। मैंने कहा अच्छा। वो कहता है कि सर मैंने वहां पे दुकान से ना हमने कुछ चिप्स मतलब कुछ चिप्स और अपने फूड आइटम लिए, हम सारे दोस्त थे। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि वो जो अंकल जी थे ना, उन्होंने हर एक पीस के ऊपर एमआरपी से एमआरपी ऑलमोस्ट डबल कर रखी थी। एमआरपी ऑलमोस्ट क्या बोला मैंने, एमआरपी ऑलमोस्ट डबल कर रखी थी। उसने जैसे एग्जांपल दिया था, हमने एक फ्रूटी की बोतल ली थी वहां से, कि हमने एक फ्रूटी की बोतल ली थी वहां से उस फ्रूटी की बोतल की एमआरपी लिखी हुई थी 10 रुपए। कितने रुपए लिखे हुए थे? 10 रुपए। और वो अंकल जी उनसे कितने चार्ज कर रहे थे? 20 रुपए। क्यों? मैंने वो पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने कहा यह उन लोगों ने मोनोपोली इकट्ठी कर ली थी। क्या कर ली थी? उन्हें पता था कि मैं अकेला ही पे, अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो वो मेरे पास से लेगा, क्यों आसपास और कोई दुकान है नहीं। तो उन्होंने मोनोपोली इकट्ठी करी और यहाँ से वो क्या बन गए, यहाँ के वो बेकार बादशाह बन गए। और उन्होंने क्या करने लग पड़े, वो चार्ज करने लग पड़े अननेसेसरीली। चार्ज कैसे करने लग पड़े? वो अननेसेसरीली। वही सेम चीज इसके अंदर, जो प्रोवाइडर्स है ना, भले एजुकेशन के हो, हेल्थ के हो, किसी भी चीज के हो, अगर वो मोनोपोली इकट्ठी कर लेगा ना, तो डेफिनेटली ये चीज ट्राई करेगा कि भैया मैं राजा हूँ, मेरे सामने तो और कोई है नहीं, तो मैं इनसे जितना चाहूँ उतना चार्ज कर सकता हूँ। इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, ताकि ये जो मोनोपोलिस बन जाते हैं ना, इन्हें हम अगर इनकी मतलब सही वर्ड कहते हैं, इन्हें अपनी हैसियत नहीं रखें कि भाई आप इतने ही हो, आप गवर्नमेंट आप अपने हमारी जनरल पब्लिक को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। जब तक हम बैठे हैं, सरकार कहती है जब तक हम बैठे हैं तब तक आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। हम करना चाहे तो कर सकते हैं, पर बाकी और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन के पॉइंट जरूर याद रखना। एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। क्या कहता है कि बहुत गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। इसके अंदर एग्जांपल याद रखना है इसका, ये लिख के होगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर चाइल्ड या फिर किसी को भी, अगर किसी भी एजुकेशन सेंटर या फिर हेल्थ सेंटर के अंदर डाला जाता है, और तब तक जब तक वो शिफ्ट नहीं किया जाता, तब तक एक एडुकेट अमाउंट ऑफ डैमेज हो चुका होता है। इसके अंदर जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है उन्हें पता नहीं होता भैया कितना पैसा लगेगा कितना नहीं, क्योंकि उस टाइम तो उनकी प्रायोरिटी बच्चे की या फिर किसी की भी हेल्थ होती है, तो उस टाइम वो पैसा नहीं देते। और इस टाइम पे ही वो जो जने है ना, वो उस चीज का फायदा उठा लेते हैं और ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है जो प्रोवाइडर्स है, अगर वो प्रोवाइडर को पता है कि मैं अकेला ही मालिक हूँ इस जगह का, मेरे आसपास कोई कंपटीशन नहीं है, तो फिर मैं इसके लिए अननेसेसरी प्राइस चार्जिंग करूंगा। ठीक है, ये वैसे ये जो सेम पॉइंट है ना, ये सेम पॉइंट आपके इसके अंदर है बिजनेस स्टडीज के अंदर भी है ये पॉइंट। अगर आप पढ़ोगे, आपको अगर मैं अभी बता देता हूँ, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको पढ़ोगे ना आपको याद आ जाएगा। बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके अंदर भी एक कांसेप्ट आता है, आप पढ़ोगे ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वो मोनोपोलिस्ट किस तरीके से प्राइस चार्ज करता है। ओके, अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल लिख के आना ही आना है। इस एग्जांपल को किसी भी कीमत में नहीं मतलब छोड़ना नहीं है, इसे 110% लिख के ही आना है। क्या है ये? इससे आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाओगे। फॉर एग्जांपल, पोलियो फ्री इंडिया मिशन was possible because of government intervention। सरकार की थोड़ी तारीफ करो कि भैया हाँ, पोलियो फ्री इंडिया जो है, जो कि 27 मार्च या फिर 24 मार्च को 2014 के अंदर ही कहा गया था, 27 मार्च, 27 मार्च 2014 के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था वैसे इंडिया को पोलियो फ्री। उसी बारे में ही कहते हैं, because government intervention in past people were unaware of polio and its vaccination। कि लोग 2000 अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे पोलियो के बारे में कि अच्छा पोलियो भी कोई बीमारी है, इसकी वैक्सीनेशन भी मिलती है, अबाउट वैक्सीनेशन। बट जो कांस्टेंट अवेयरनेस थी जो कि स्प्रेड करेगी किसके द्वारा? सरकार के द्वारा और एनजीओ के द्वारा। ड्यू टू विच 27 मार्च की डेट याद रखना, 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? 27 मार्च 2014 क्या हुआ था सर इस दिन? इस दिन हमें डब्ल्यूएचओ ने, इसने डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि वो इस तारीख को इंडिया जो है वो क्या बन चुका है? इंडिया जो है वो आज पोलियो फ्री है। क्या है? इंडिया पोलियो फ्री है। तो यही था आपका टोटल नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छे से इस पॉइंट को देखिएगा, और ये मुझे लगता है यार ये व्यू पॉइंट के हिसाब से अच्छा टॉपिक है।
इससे समझिएगा, अपनी राय भी लिखना। अभी कमेंट्स पे ना लिखना हो तो फिर अपनी कॉपी के अंदर भी लिख दो कहीं पे कि हाँ इसके अंदर अभी आपके मन में एक आपने आइडिया सुना ना, जैसे हमारे पता आपको, हम आपके दिमाग के अंदर रोज 10,000 आइडियाज आते हैं, और आप अगर उन आइडियाज को अपने ऐसे ही अपने दिमाग में बैठे रखोगे तो वो नहीं होगा, आपको कहीं लिखना पड़ेगा उन्हें, ताकि वो आपको आइडियाज याद रहे। तो आपका दिमाग तो भूल जाएगा उन आइडियाज को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा, अगर मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा है ना भैया से, तो मुझे इस टॉपिक के अंदर ये आइडिया और ये मैं एग्जाम में लिख सकता हूँ, इससे मेरी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, अभी लिखो, ठीक है। अब हमारे पास है प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, तो ये मैं आपको करवा देता हूँ, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब ये प्रोविजन क्या था हमारे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के अंदर, देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो इसका मेन मोटिव क्या था, एजुकेशन फॉर ऑल। सरकार कहती है कि भैया एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एजुकेशन सरकार को भी समझ में आ गया, हालांकि सरकार को 1950 में बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब सरकार को समझ में आ गया, जो कि अभी मैं इसमें मेंशन भी करूंगा, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, 1 मार्क के अंदर बहुत बार आ जाता है कि ऐसी कौन सी कमेटी थी इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी, तो उस कमेटी का क्या नाम था, तपस मजूमदार कमेटी। क्या नाम था उसका, तपस मजूमदार कमेटी। ओके, याद रखना इसका नाम, ये मैं अभी भी कर रहा हूँ, 1 मार्क के अंदर आ जाएगा। तपस मजूमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, कब अपॉइंट की गई थी, 1998 के अंदर। क्यों करी गई थी, और इसका मेन मोटिव क्या था, एस्टिमेटेड एंड एक्सपेंडिचर। उसने एस्टिमेट किया कि हमें कितना करोड़ लगेंगे, 1.37 लाख करोड़। तो उन्होंने कहा कि हमें 37 लाख करोड़ लगेंगे। क्यों लगेंगे हमें 37 लाख करोड़, कितने पीरियड के लिए लगेंगे, 10 सालों के लिए लगेंगे। किस चीज के लिए लगेंगे, टू ब्रिंग, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट चालू हो जाता है गाइस, अब यहाँ पे ध्यान से देखना इसे, to bring all the children of the age group of 6 to 14 years of age under the purview of education, ताकि हम जितने भी भारत के बच्चे हैं जो कि 6 से 14 साल तक के हैं, उन्हें हम एजुकेशन की जो छत्र छाया है उसके अंदर ला सके। इसके अंदर ला सके, एजुकेशन की छत्र छाया के अंदर हम उन्हें ला सके। तो ये तो था आपके तपस मजूमदार कमेटी का। ये पूछा जा सकता है कि ये तपस मजूमदार कमेटी कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1998 के अंदर। इसका क्या एस्टिमेटेड रेवेन्यू था, 1.37 लाख करोड़। कितने सालों के अंदर इसे खर्च करना था, 10 इयर्स के अंदर। कितने इयर्स के अंदर, 10 इयर्स के अंदर इसे ये अमाउंट स्पेंड करनी थी। और किस पे करनी थी, और क्या कारण क्या था इसका, ताकि ये सारे जो बच्चे हैं इंडिया के जितने भी बच्चे हैं जो कि एज ग्रुप क्या है, जिनकी 6 to 14 इयर्स की जिनकी एज हो ना, उन्हें वो परव्यू ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की छत्र छाया के अंदर ला सके, यानी कि उनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन हो एजुकेशन के साथ। ओके, तो अब हमारा अगला पॉइंट देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर। इन 2009 ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर के अंदर हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, 2009 के अंदर। ओके, इन 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, 2009 के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इयर्स ऑफ एज। यानी कि 2009 के अंदर गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को निकाला, जिसके अंदर इन्होंने क्या नाम लेते हैं, जिनके अंदर इन्होंने कहा कि हम 6 to 14 इयर्स ऑफ एज के अंदर उनका परम मतलब उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उन्हें एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। आगे देखते हैं हम इसमें। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो स्टार्टेड लीविंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या करना लग पड़े, एक एजुकेशन सेस चार्ज करने लग पड़े। एजुकेशन सेस क्या है सर, और क्या है ये, एक्चुअली में 2% का एजुकेशन सेस था। यानी कि आप जितना भी टैक्स देते थे, मान लो आपने 1000 रुपए टैक्स दिया, ठीक है, अब उस 1000 रुपए में से 20 रुपए जो थे ना, ये सरकार के पास जाते थे। यानी कि ये 1000 रुपए भी जाते थे सरकार के पास, पर एक तरह से 1000 रुपए किस तरीके से जाते थे कि 1000 रुपए में से, यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे 1000 रुपए है, आपने 1000 रुपए सरकार को टैक्स दिया। अब इन 1000 रुपए में से सरकार 980 जो रुपीस थे ना, उसे तो अपने पास अलग रखती थी, और ये जो 20 रुपए थे ना, इन 20 रुपए को अलग रखती थी। अब इन 20 रुपए को अलग क्यों रखती थी, इसलिए एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस है उनके ऊपर रखती थी। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जैसे यहाँ पे एक बंदे से 20 रुपए कलेक्ट हुए, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था
will be used for spending on elementary education. एलिमेंट्री एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए इन्होंने कहा कि भैया हम 2% एजुकेशन सेस हर एक के ऊपर से चार्ज करेंगे. गवर्नमेंट ऑल्सो सेक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन. एक बहुत बड़ा बजट बनाया उन लोगों ने ताकि वो जो सरकार है मतलब जो सरकार है वो प्रमोशन कर सके हायर एजुकेशन का, और नई लोन स्कीम्स लेके आए थे. आपको पता है कि जो एजुकेशन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम रेट के अंदर आपको एजुकेशनल लोन मिलता है. वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि सरकार का मेन मोटिव है एजुकेशन को स्प्रेड करना. तो आप अगर कंपैरेटिवली देखोगे होम लोन लोगे, कार लोन लोगे, उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना आपको कंपैरेटिवली ज्यादा दिखेगा. लेकिन आप जो इंटरेस्ट लेते हो ना रेट ऑफ मतलब एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशनल लोन जो लेते हो उनके ऊपर आप देखोगे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट होता है. फॉर द स्टूडेंट टू परस्यू हायर एजुकेशन, क्यों करते हैं? ताकि जो स्टूडेंट है वो हायर एजुकेशन के ऊपर जाए. तो इसके अंदर हमने क्या देखा प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के अंदर. सर हमने इसके अंदर एक तो हमने देखा तपस मजूमदार कमेटी के अंदर एस्टैब्लिश कब हुई थी, ये कैसे याद रखना है वापस बता रहा हूं. तपस मजूमदार कमेटी सर 1998 के अंदर आई थी. मैंने कहा वेल एंड गुड. कितना बजट था इसका? सर इसका 1.37 लाख करोड़ का बजट था जो कि इसे 10 साल के अंदर खर्चने थे. और क्यों खर्चने थे? ताकि जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल तक की एज के, ताकि उन्हें एजुकेशन की छत्र छाया में लेके आ सके. मैंने कहा वेल एंड गुड. दूसरा पॉइंट क्या था? सर 2009 के अंदर, क्योंकि 10 साल से तो 1998 से 2008 तक चला ये. फिर 2009 के अंदर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कहा कि मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने एक एक्ट लॉन्च किया जिसका नाम, एक्ट का नाम क्या था? राइट टू एजुकेशन. सेम मोटिव था जो तपस मजूमदार का था, सारे बच्चों को 6 से 14 साल तक की एज के अंदर लेके आना एजुकेशन के परिव्यू के अंदर. इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या चालू किया था? 2% का एजुकेशन सेस, यानी कि जितने भी यूनियन टैक्सेस हैं, आप अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप 1000 रुपए यूनियन टैक्स दे रहे हो तो 980 ये जाएंगे 1000 रुपए सरकार के पास. पर किस तरीके से जाएंगे? 980 अलग अकाउंट में जाएंगे, और जो 20 है ना 20 रुपए ना ये अलग अकाउंट में जाएंगे. ताकि इन 20 रुपए को हम कहां स्पेंड करेंगे? ये एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर. और लास्ट पॉइंट के अंदर क्या रहा था कि गवर्नमेंट ने सेक्शन के एक लार्ज अमाउंट, ताकि वो लार्ज अमाउंट सेक्शन के, ताकि जो भी बच्चे जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उस चीज के लिए वो उन्हें लोन दे सके. जिसके लिए मैंने आपको एक फैक्ट भी बताया था कि इंडिया के अंदर एजुकेशनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत कम है. ये कम क्यों है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन के परिव्यू के अंदर लेके आ सके. So this was all about today's video. अब हम अगले वीडियो के अंदर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर आएंगे. Till then, see you guys. Till then, but do whatever you want to do, man. But don't trouble your माता पिता भारत माता. And thank you so much. अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने मेहनत करने का अंदर आपके अंदर जुनून है कि मैं मेहनत करूंगा, और जो भैया कह रहे हैं मैं बिल्कुल वो करूंगा. और अच्छे से नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाऊंगा. मैं अपने नोट्स में वर्चुअल फॉर्म में नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर इसे ऐसे रखूंगा तो यहाँ पे व्हाट्सएप के मैसेजेस आएंगे, यूट्यूब की नोटिफिकेशन आ जाएगी, इस फलाने की वीडियो आ गई, उस फलाने की वीडियो आ गई. ये नहीं, मेरे पास नोट्स है, मैं फिजिकल फॉर्म में रखूंगा, अपना फोन बाहर रखूंगा, पढ़ूंगा अच्छे से इससे, और अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट साबित करके एकदम 100 on 100 लेके. हमारा टारगेट ही 100 on 100. प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. प्लीज मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिएगा प्लीज. थैंक यू सो मच. और इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवाना, मोबाइल में मतलब ना प्रिंट आउट निकलवाना. ओके, टिल देन सी यू गाइस. थैंक यू वेरी मच.